कहानी की शुरुआत होती है इन 6 से 7 दोस्तों से जो कि एक ऐसी गुफा में फंस जाते हैं जिसके अंदर से बड़े बड़े ज्ञानी आज तक वापस नहीं आ पाए। और ये गुफा जमीन के लगभग 1000 से 1200 फीट नीचे है। इस गुफा में लाखों वर्ष पहले एक महान राजा के साथ उसकी पूरी सेना खजाना लेने गई जो कि आज तक वापस नहीं लौटी। लोगों का कहना है कि इस गुफा में एक शैतान रहता है जो कि उस खजाने की रक्षा करता है, यानी जो भी इंसान या महिला उस खजाने को गुफा से बाहर ले जाता है वो उसे तुरंत वहीं पर मौत के घाट उतार देता है। जो 6 से 7 दोस्त उस गुफा में फंसे थे उनके साथ एक साइंटिस्ट भी था जो कि वहां पर अनोखी चीजों की फोटो खींचता था और उन पर रिसर्च करता था। तो दोस्तों वो सारे के सारे दोस्त खजाना लेकर वापस लौट पाए या नहीं और उनके साथ अंदर गुफा में क्या होता है आइए जानते हैं। वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए बिना देरी किए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें इस सोते हुए आमिर नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि काफी पढ़ा लिखा और होशियार है। आमिर अपने बिस्तर से सोकर उठता ही है कि तभी उसे बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। वो आवाज उसके बचपन के दोस्त की थी जो कि उसे जॉब के लिए आवाज दे रहा था, यानी एक नौकरी के लिए। आमिर नौकरी की सुनते ही काफी तेज दौड़कर उसके पास जाता है और गाड़ी में बैठ जाता है। दोनों को गाड़ी में बैठते ही गाड़ी वाला तेजी से गाड़ी चलाने लगता है। वो गाड़ी को तेजी से इसीलिए चलाता है ताकि वो नौकरी के इंटरव्यू के लिए लेट ना हो। ये आदमी एक लीडर है, ऐसा लीडर जो आदमियों को नौकरी में लगवाने के कॉन्ट्रैक्ट लेता है, यानी लोगों को देता है और उन्हें काम करने के लिए बाहर के इलाके में भेज देता है। ये लीडर नौकरी के लिए आदमियों को लाइन में लगाता ही है कि तभी वहां पर ये दोनों दोस्त आ जाते हैं और लाइन में लग जाते हैं। ये लीडर लोगों का इंटरव्यू लेने की बजाय उनका शरीर और हेल्थ देखता है, यानी ये लोग हष्ट पुष्ट, और जो आदमी इस लीडर को हेल्दी और हष्ट पुष्ट नहीं दिखाई देता वो उस पर मोहर टाइप का एक रेड निशान लगाता है, और जो लोग हेल्दी और देखने में हष्ट पुष्ट हैं वो उन पर ग्रीन मोहर लगाता है। अब वो लीडर ऐसा क्यों कर रहा था चलिए बताता हूँ। वो लीडर जिन पर रेड मोहर लगा रहा था वो लोग नौकरी के काबिल नहीं थे, और वो जिन पर ग्रीन मोहर लगा रहा था वो लोग नौकरी के काबिल थे। और अब ये लीडर मोहर लगाते लगाते आमिर के पास आता है और उससे कहता है कि तुम तो बहुत ताकतवर हो, और ऐसा कहकर उसके शरीर पर ग्रीन मोहर लगाने ही वाला था कि तभी आमिर उसे अपनी फैमिली के बारे में बताने लगता है। तभी लीडर कहता है कि मैंने तुमसे तुम्हारी फैमिली के बारे में पूछा क्या? नहीं ना। आमिर कहता है कि नहीं सर। फिर तुम मुझे ये सब क्यों बता रहे हो? और फिर कहता है कि सॉरी तुम इस नौकरी के लायक नहीं हो। आमिर ऐसा सुनने के बाद तुरंत उस लीडर से मोहर छीनता है और खुद ही अपने शरीर पर लगा लेता है। वो लीडर सोच रहा था कि ऐसा काम तो सिर्फ हिम्मत वाला ही कर सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। आमिर ने ऐसा इसीलिए किया था क्योंकि उस नौकरी में प्रतिदिन के एक आदमी को 4400 रुपए मिलते थे। वो लीडर सोच रहा था कि आमिर एक हिम्मतदार आदमी है और उसी की वजह से वो लीडर ग्रीन मोहर को उसके शरीर पर नहीं बल्कि उसके माथे पर लगाता है और उससे कहता है कि आज से तुम्हारी नौकरी पक्की। और फिर उसके बाद हरी मोहर वालों को एक बस में बिठा दिया जाता है और लाल मोहर वालों को वहीं पर छोड़ दिया जाता है। बस में बिठाने के बाद उन्हें उस जगह पर लाया जाता है जहाँ पर वो लोग काम करेंगे। यह है मिस्टर बैथ जो कि एक साइंटिस्ट है, और यह है मिस्टर फिरोजर जो कि इस कंपनी को चलाता है, यानी लोगों और काम की देखभाल करता है और काम के कॉन्ट्रैक्ट भी लेता है। मिस्टर फिरोजर जिस कंपनी को चला रहा है उसी कंपनी में वो गुफा है जिसमें से लोग आज तक वापस नहीं आ पाए, और इस गुफा को राक्षसों का टापू भी कहा जाता है। वो इसीलिए क्योंकि जो भी इसके अंदर जाता है वो कभी वापस नहीं आ पाता इसीलिए। और इस 1000 फुट गहरी गुफा में अब ये साइंटिस्ट जाना चाहता है, यानी मिस्टर बैथ जब ये बात मिस्टर फिरोजर को बताता है तो मिस्टर फिरोजर उससे गुफा में जाने के लिए साफ मना कर देता है, क्योंकि सरकार ने उस गुफा में जाने के लिए साफ मना कर दिया है। अगर उस गुफा में कोई गया और ये बात किसी भी तरह सरकार को पता चल गई तो सरकार वहाँ के कंपनी के सबसे बड़े बॉस यानी मिस्टर फिरोजर को तुरंत ही जेल में डलवा देगी। वो इसीलिए क्योंकि उस गुफा के मेन गेट की चाबी सिर्फ कंपनी के बॉस के पास होती है। मिस्टर फिरोजर उससे उस गुफा में जाने के लिए साफ मना कर देता है। वो साइंटिस्ट यानी मिस्टर बैथ उसकी ऐसी बात सुनने के बाद अपनी जेब से एक बड़ी सी नोटों की गड्डी निकालता है और गड्डी निकालने के बाद कंपनी के बॉस से कहता है कि देख लो मुझे अंदर भेजने का तुम्हें इतना पैसा मिलेगा, और साथ ही कहता है कि अगर मैं गुफा में से जिंदा वापस आया तो इसका 1000 गुना पैसा मैं तुम्हें दूंगा। बॉस ऐसा सुनने के बाद लालच में आ जाता है और उसे अंदर भेजने के लिए तैयार हो जाता है। मिस्टर फिरोजर उससे यानी साइंटिस्ट से कहता है कि मिस्टर बैथ अब तुम एक हफ्ते के बाद आना ताकि मैं तुम्हें आसानी से अंदर भेज सकूं। मिस्टर बैथ यानी साइंटिस्ट कहता है कि ठीक है, और मेरे साथ भेजने के लिए अपनी टीम तैयार रखना। कंपनी का बॉस कहता है कि ओके। फिर उसके बाद साइंटिस्ट वहाँ से चला जाता है। यह रोलैंक जिसकी टीम इस कंपनी की सबसे ताकतवर टीम है, और ये रोलैंक नाम का आदमी उस टीम का लीडर है यानी कप्तान। मिस्टर फिरोजर रोलैंक को अपने ऑफिस में बुलाता है और उसे उस साइंटिस्ट की पूरी कहानी बताते हुए कहता है कि
देखो रोलैंक, हम लोगों को उस साइंटिस्ट को नीचे यानी गुफा में उतारने की बहुत बड़ी रकम मिल रही है, इतनी बड़ी कि तुम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। रोलैंक उससे कहता है कि तो इसमें मेरा क्या काम है। मिस्टर फ्रोजर उससे कहता है कि तुम्हें अपनी टीम को लेकर उसके साथ जाना होगा। उसकी ये बात सुनकर रोलैंक नीचे जाने के लिए साफ मना कर देता है। फिर उसके बाद मिस्टर फ्रोजर कहता है कि उस साइंटिस्ट का काम सिर्फ 8 घंटे का है और शायद 8 घंटे से भी कम का, तुम्हें सिर्फ लेकर जाना है और लेकर ही आना है। रोलैंक कहता है कि काम क्या है साइंटिस्ट का नीचे। मिस्टर फ्रोजर कहते हैं कि पता नहीं, शायद वो कुछ फोटो खींच कर लाएगा और तुम्हें उसके साथ जाना है बस। रोलैंक कहता है कि सिर्फ 8 घंटे ना बस। मिस्टर फ्रोजर कहता है कि हाँ बस 8 घंटे। 8 घंटे की बात सुनकर रोलैंक नीचे जाने के लिए मान जाता है और फिर ऑफिस से बाहर आ जाता है। इधर आमिर भी काम करने के लिए कंपनी में आ जाता है। रोलैंक आमिर की हाइट देखकर अपनी टीम में रख लेता है। आमिर को वहाँ के सारे रूल्स बताता है कि उसे वहाँ क्या करना है और कैसे करना है। रूल्स को बताने के बाद रोलैंक की टीम नीचे जाने के लिए तैयार हो जाती है, यानी वो सब लोग अपनी अपनी किट पहन लेते हैं और नीचे उतरने के लिए पूरी तरह से फिट हो जाते हैं। यानी राक्षसों के टापू में जाने के लिए, आसान भाषा में बताऊं तो गुफा में जाने के लिए, उस गुफा में जाने के लिए जिसमें से आज तक कोई जिंदा वापस नहीं आ पाया। अब कुछ मिनटों का सफर तय करने के बाद ये सारे के सारे लोग नीचे राक्षसों की गुफा में आ जाते हैं, जो कि 1000 से 1200 फीट नीचे जमीन में है। गुफा में उन लोगों को अंधेरे के अलावा और कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। ये लोग खतरा महसूस करने के लिए अपने साथ एक घोड़ा और एक चूहा रखते हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये दो जानवर आने वाले खतरे को आसानी से महसूस कर सकते हैं और इसी के कारण वो उन्हें अपने साथ रखते हैं। उस गुफा में नीचे उतरते ही उनके साथ जो साइंटिस्ट था वो अचानक से ही गायब हो जाता है, यानी मिस्टर बैथ गायब हो जाता है। अब उसे गायब होता देख ये सभी लोग घबरा जाते हैं। ये लोग इसीलिए घबराते हैं क्योंकि वो साइंटिस्ट यानी मिस्टर बैथ ही उन्हें बहुत बड़ा इनाम देगा, यानी बहुत सारा पैसा देगा। और इसी वजह से ये सभी लोग उसे ढूंढने के लिए अलग अलग हो जाते हैं और अपनी हेडलाइट की मदद से उसे ढूंढने लगते हैं। वो लोग घंटों तक उसे उस गुफा में ढूंढते हैं, लेकिन वो साइंटिस्ट उन्हें नहीं मिलता। फिर तभी अचानक उन्हें एक लाइट की तरह कुछ चीज जलती हुई दिखाई देती है, जिसे जलता देखने के बाद रोलैंक अपने सभी आदमियों से अपनी हेडलाइट बंद करने के लिए कहता है और वो लोग करते भी हैं। बार बार लाइट जलती देखकर रोलैंक उसके पास जाकर देखता है तो वहाँ पर वही साइंटिस्ट था जिसे वो लोग ढूंढ रहे थे। रोलैंक उससे पूछता है कि तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो। फिर उसके बाद मिस्टर बैथ यानी साइंटिस्ट कहता है कि मैं यहाँ पर लाखों वर्ष पहले की चीजों की कुछ फोटो निकाल रहा था और इन्हीं सब चीजों के ऊपर मैं रिसर्च करूंगा। रोलैंक उससे कहता है कि देखो मिस्टर बैथ, तुम्हें यहाँ नीचे गुफा में बचाना हमारा काम है, क्योंकि तुम ऊपर जाने के बाद हमें पैसे दोगे, इसीलिए तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा। मिस्टर बैथ रोलैंक से कहता है कि ठीक है, पर तुम लोग मुझे अपना काम करने दो। रोलैंक कहता है कि ठीक है, पर हमारे सामने, ताकि तुम पर कोई मुसीबत ना आए। रोलैंक साइड में जाकर अपने आदमियों से कहता है कि वो तो हमें इससे पैसे चाहिए, इसीलिए इसकी रक्षा कर रहा हूँ। अगर पैसों का मामला नहीं होता तो साले को यही नीचे मरने के लिए छोड़ जाता। वो साइंटिस्ट वहाँ से कुछ फोटो लेने के बाद एक कवर टाइप की बनी हुई एक वस्तु के पास आ जाता है और उसकी भी फोटो खींचने लगता है। फोटो खींचने के बाद ये सभी लोग वापस आ ही रहे होते हैं कि तभी ये सेंटिनी नाम का आदमी ऊपर जाने के लिए एक लकड़ी के जीने पर चढ़ने ही वाला था कि तभी अचानक से गुफा में कुछ दीवार अपने आप ही टूट जाती हैं, जिसमें वही सेंटिनी नाम का आदमी दब जाता है। वहाँ पर उस टीम का लीडर यानी रोलैंक वहाँ पर चिल्लाकर कहता है कि सब लोग ठीक हो ना। वो सब लोग अपना अपना नाम लेकर अपने लीडर यानी रोलैंक से कहते हैं कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन सेंटिनी सिर्फ जोर जोर से चिल्ला रहा था। वो सब लोग उसे बाहर खींचकर निकालते हैं तो उसका एक पैर पूरी तरह से घायल था, जो कि आप अच्छी तरह से देख ही सकते हैं। वो सब लोग उससे कहते हैं कि सेंटिनी चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें अपनी आंख बंद नहीं करनी है। सेंटिनी चिल्लाने के अलावा कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। सेंटिनी चिल्लाते चिल्लाते कुछ ही देर बाद अपना दम तोड़ देता है, यानी वो मर जाता है। जिस रास्ते से वो लोग ऊपर जा सकते थे वो रास्ता भी अब दीवार टूटने की वजह से बंद हो चुका है। रोलैंक की टीम के सभी लोग रोलैंक से कहते हैं कि सर क्या हम सब लोग भी यहाँ पर मारे जाएंगे। रोलैंक कहता है कि मुझे नहीं पता। सेंटिनी के मरने से उस साइंटिस्ट को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, उसे तो दिख रहा था सिर्फ अपना काम। रोलैंक बैठे यानी उस साइंटिस्ट का गिलेमान पकड़ कर कहता है कि और कितना समय लगेगा तुम्हारा काम होने में, और चिल्लाकर कहता है कि बताइए मुझे। इधर ये लुइस नाम का व्यक्ति एक समाधि की तरह दिखने वाले बॉक्स को खोल रहा था और इसके साथ ये पोलो नाम का व्यक्ति भी था। ये दोनों ही इसको खोलने का प्रयास कर रहे थे। आमिर इन दोनों से इसे खोलने के लिए मना करता है तो वो दोनों ही उसे मारने की धमकी देते हैं, जिसके बाद डर के मारे वो भी उसे खुलवाने लगता है।
है। दरअसल ये तीनों ही दीवार के टूटते वक्त अपनी टीम के मेंबरों से अलग हो गए थे। अब काफी देर कोशिश करने के बाद फाइनली वो लोग उसे खोल देते हैं। वो लोग उसे ये सोचकर खोलते हैं कि उसमें कोई कीमती चीज होगी, और ऐसा होता भी है। जब वो लोग उसमें देखते हैं तो उसमें हीरे टाइप के बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर थे। वो हीरे टाइप के नहीं बल्कि सच में वो सारे के सारे हीरे ही थे, जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होते हैं, सिर्फ आमिर को छोड़कर। आमिर उसे खोलने के बाद तुरंत वहां से भाग आता है और एक जगह पर बैठकर रोने लगता है, वो ये सोचकर कि वो इस गुफा में आया ही क्यों। इधर ये दोनों के दोनों एक थैली में हीरा भर रहे थे। हीरा भरने के बाद वो लोग वहीं पर बैठे होते हैं कि तभी उस समाधि में से एक राक्षस की तरह दिखने वाला कुछ निकलता है, जिसे देखने के बाद वो दोनों हीरा से भरी हुई थैली को उठाने के बाद तुरंत वहां से भागने लगते हैं और भागते भागते रोलैंग के पास आ जाते हैं। रोलैंग उन लोगों से पूछता है कि तुम लोग भाग क्यों रहे हो। तभी साइंटिस्ट कहता है कि तुम लोगों ने कहीं वो समाधि तो नहीं खोल दी। फिर लुईस रोते हुए कहता है कि नहीं, जब हम लोग उस समाधि के पास पहुंचे तो वो पहले से ही खुली हुई थी। अब ये सुनते ही साइंटिस्ट मन ही मन सोच रहा था कि अब तो इस गुफा में हमारा मरना तय है, क्योंकि साइंटिस्ट को पता था कि उस समाधि में एक ऐसा राक्षस रहता है जो इस गुफा में आने वाले हर व्यक्ति को मारता है। साइंटिस्ट के इतना सोचते ही वो राक्षस वहां पर आ जाता है और उनमें से एक पोलो नाम के आदमी को ले जाता है। वो लोग पोलो को ले जाता देख उसका पीछा करते हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन अफसोस वो राक्षस रास्ते में ही उसे मार देता है और उसे मारने के बाद उसे वहीं पर छोड़ देता है। वो सबके सब पोलो के पास जाकर देखते हैं तो उसके शरीर से उसका सिर गायब था, जिसे देखने के बाद उन सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सबके सब समझ गए कि अब वो सब लोग भी मरने वाले हैं। रोलैंक अपने सभी साथियों से कहता है कि चलिए दोस्तों, हम सभी एक साथ मिलकर यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। वो सब लोग कहते हैं कि हाँ सर, सही कहा आपने, सभी साथ मिलकर रास्ता ढूंढते हैं। अब रोलैंक आमिर के साथ उस साइंटिस्ट को एक छोटी सी गुफा के अंदर भेजता है रास्ता ढूंढने के लिए। उस छोटी सी गुफा में एक दरवाजा भी था जिसे साइंटिस्ट बंद कर देता है। वो दोनों के दोनों अंदर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ ही रहे होते हैं कि तभी वो राक्षस वहां पर कहीं से आ जाता है और उस साइंटिस्ट को पकड़ लेता है। साइंटिस्ट को पकड़ता देख आमिर बचाओ बचाओ कहकर चिल्लाने लगता है। आमिर को चिल्लाते ही वो राक्षस साइंटिस्ट को वहीं पर मार देता है। साइंटिस्ट के मरते ही गुफा के बाहर खड़ा रोलैंक दरवाजे को खोल देता है, जिसके बाद तुरंत आमिर वहां से निकल जाता है, वो भी साइंटिस्ट की बुक के साथ, जिसमें वहां से निकलने का रास्ता साफ साफ लिखा हुआ था, बस उसे किसी को देखने की जरूरत है या पढ़ने की। अब आमिर को निकलते ही वो लोग वहां से निकल आते हैं। रोलैंक की टीम को वहां से निकलते ही वो हैवान राक्षस भी उस गुफा से निकल जाता है और निकलते ही एक एक करके सबको मारने लगता है। अब वहां पर जिंदा बचे थे सिर्फ दो लोग, वो दो लोग थे रोलैंक और आमिर। आमिर रास्ता देखते देखते एक गर्म भट्टी के पास आता है जिसके अंदर कंकाल हड्डियां पड़ी हुई थी और वही हड्डियां जल रही थी। आमिर वहां पर अपनी नजर घुमाकर देखता है तो वही ठीक उसके पीछे वही राक्षस बैठा हुआ था जिसने उसके सभी साथियों को बड़ी ही बेरहमी से मारा था और अब वो राक्षस उसे भी मारने के लिए उसके पास जा रहा था। आमिर ऐसा देखकर नीचे से एक तलवार टाइप का एक चाकू उठाता है और उस राक्षस के मार देता है। चाकू मारते ही आमिर तेजी के साथ वहां से भागकर अपने कप्तान रोलैंक के पास आ जाता है, जो कि अपने साथ बहुत सारी बारूद यानी बम लेकर एक बहुत ही गहरी गुफा टाइप के एक गड्ढे से होकर गुजर रहे थे। आमिर उन्हें देखकर तुरंत उस गड्ढे टाइप की गुफा पर चढ़ने लगता है। दरअसल वो कोई गुफा या गड्ढा नहीं बल्कि ऊपर यानी घर जाने का रास्ता था, जो कि एक कुएं के आधार पर बनाया था, वो इसीलिए ताकि हर कोई व्यक्ति आसानी से उसके अंदर ना जा सके। वो दोनों के दोनों अब काफी ऊंचाई पर आ चुके हैं। रोलैंक और आमिर नीचे निगाह डालकर देखते हैं तो वो राक्षस भी उनके पीछे ही आ रहा था उन्हें मारने के लिए। उस राक्षस को शायद ये नहीं पता था कि ऊपर चढ़ रहा रोलैंक भी यही चाहता है कि तू ऊपर आए। दरअसल रोलैंक ने पहले से ही नीचे एक बम फिट कर दिया है और अब वो इंतजार कर रहा था सिर्फ उस राक्षस को उसके पास आने का, और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो राक्षस जैसे ही उस बम के पास आता है वैसे ही रोलैंक और आमिर उस बम को फाड़ देते हैं और राक्षस तुरंत वहीं पर मर जाता है। दोस्तों इसी के साथ हमारी इस वीडियो का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं ऐसी ही मजेदार मूवी को एक्सप्लेन करते हुए।